दूरदर्शन के बाद ये बहुत सारे मैंने स्लोगन्स लिखे। मैंने इफ्को के लिए बहुत कुछ लिखा, जिसमें कुछ एक स्लोगन्स जो आज सड़क पे आप कई सारे लोग सुनते हैं, उन्होंने कई सारे मेरे ही लिखे हुए हैं। श्री सुधीर चौधरी जी जो आज तक में ही है। अब आप तो कह रहे बरेली का झुमका, आपने बोला था बरेली का झुमका, ये काव्य क्षेत्र में कैसे गिर गया? उसमें जो मोदी जी की आवाज होती है वो मेरी होती है। क्या बात है। और बनारस वालों फिर नया रंग है, फिर नया रूप है, मैं वही कृष्ण हूँ, तुम वही राधिका। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। दोस्तों, एक बार मैं किसी कार्यक्रम के सिलसिले में चेन्नई गया, वहां 2 दिन पहले पहुंच गया। सुबह सुबह किसी वेटर ने मेरा दरवाजा खटखटाया, आते से ही बोला सर वड़क्कम। मैंने सोचा मेरा नाम पूछ रहा है, मैंने कहा मनोज मक्खन चित्तौड़गढ़। वो चला गया। दिन में फिर वो खाना लेके आया, उसने दरवाजा खटखटाया, आते से ही बोला सर वड़क्कम। मैंने फिर बोला मनोज मक्खन चित्तौड़गढ़। वो चला गया। शाम को जब मैं खाना खाने के बाद मार्केट में घूमने निकला, मैंने वहां के स्थानीय लोगों से पूछा कि ये वड़क्कम का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा नमस्कार, अभिवादन, आपका स्वागत है। मैंने कहा बड़ा मिस्टेक हुआ, अगले दिन वो जब आएगा अपन उसको वड़क्कम कर देंगे। अगले दिन वही वेटर फिर मेरे डोर पर आया, उसने दरवाजा खटखटाया, वो आते से कुछ बोलता, मैंने बोल दिया वड़क्कम, वो बोला मनोज मक्खन चित्तौड़गढ़। तो इस तरीके से कभी कभी हास्य के किस्से हो जाते हैं, और ऐसे ही किस्सों को एक नए अंदाज पर टीवी चैनल पर, आज तक पर सोरी के नाम से प्रस्तुत करते हैं ऐसे राइटर जिनका नाम होता है पंकज शर्मा। पत्रकारिता से जुड़े हैं, लेकिन हमारे शो में इसलिए हैं क्योंकि वो कविताओं से भी जुड़े हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में। बदायूं एक जगह है, वहां से निकल कर आते हैं और नई दिल्ली में अपने आप को स्थापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं पंकज शर्मा जी का। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो। पंकज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, जो आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और बहुत नाम सुना आपका, मनोज के साथ आपके साथ जो सरनेम रहा हुआ है मक्खन। तो मैंने सोचा कि मक्खन का भी स्वाद लिया जाए चल के। जी, मक्खन वैसे बहुत नरम और नाजुक होता है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि कविता के किस रस में, किस विधा में आप लिखते हैं? रस तो मैंने बहुत सारे देखे, और सारे रस मैंने खुद अनुभव किए, और उन सब का जब निचोड़ निकाला तो मुझे समझ में आया कि सबसे बढ़िया रस होता है जिसका रंग सबसे ज़्यादा गाढ़ा हो, और वो होता है इश्क का रस। तो मैं मोहब्बत लिखता हूँ, क्योंकि मोहब्बत की कमी आजकल है भी थोड़ी, तो मोहब्बत लिखता हूँ, लेकिन हाँ थोड़े अलग अंदाज में लिखता हूँ। बट मोहब्बत होती है चाहे अंदाज कोई हो। मोहब्बत आप लिखते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि पहले तो यूं ही हिलते डुलते हैं, ये दिल के दरवाजे हैं खुलते 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 हैं। क्या बात है। पंकज जी, पत्रकारिता के लिए आप उत्तर प्रदेश बदायूं एक छोटे जगह से आप निकलकर नई दिल्ली में आए। पत्रकारिता की शुरुआत आपने कैसे करी? जो आपका सवाल जो है ये मुझे ले जाता है यहाँ से कम 23 साल पीछे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन भी नहीं थे, इतने चैनल भी नहीं थे, और मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एक पढ़ाई के तौर पे मतलब स्वीकार कर पाना बहुत आसान नहीं होता था कि क्या करोगे। क्योंकि पहले पत्रकार मतलब जो अखबारों में लिखते हैं, मैगजीन में लिखते हैं, बहुत सारे लोग उनसे चिढ़ते भी थे कि भाई ये तो वो है जो विज्ञापन मांगने के लिए आ गए हैं। तो वो सब माहौल था, लेकिन छवि भी होती थी कि भाई पत्रकार मतलब, हाँ। तो घर में बड़ा मुश्किल था पहले ये समझा पाना सबको, क्योंकि मैंने साइंस से पढ़ाई की थी, पापा चाहते थे डॉक्टर बनूं। मैंने चीज़ें आगे बढ़ता गया, पार की। पापा को लगा लास्ट में मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता था कि कुछ तो करूँ। मुझे ये मालूम था कि मैं कुछ अलग करूँगा। पत्रकारिता का कोर्स जब आया, बरेली कॉलेज बरेली, उसका पहला बैच था। तो पापा ने कहा कि ठीक है, अब कुछ नहीं करना है तो जो तुम्हारी समझ में आए करो जाके। खैर मैंने वो किया, और वहाँ से मुझे दुनिया को देखने का नज़रिया मेरा थोड़ा सा बदला। लोग कहते हैं कि कोर्स करके क्या हो जाता है, तो मैं आपको, जो नए बच्चे भी हैं जो कई बार सोचते हैं ना, अरे कोर्स में क्या रखा है, कोर्स में ये रखा होता है कि वो आपकी
सोच को और आपकी सोच के दायरे को वहाँ पर लाकर केंद्रित कर देते हैं जो आपका लक्ष्य होता है। तो मैं वहाँ से शुरू तो किया, लेकिन बरेली से किया, लेकिन बदायूं से अब से 23 साल पहले निकला हुआ मैं और बरेली में पढ़ाई करके बहुत आसान नहीं था दिल्ली में आना। तो दिल्ली में कैसे, पहली बार मैं दिल्ली आ रहा था। मैंने उसके पहले अपने कोर्स की किताबों में पढ़ रखा था कि बिल्डिंग, मतलब लाल किला भी काला स्याही से बना हुआ किताबों में होता था, तो पता नहीं था। खैर, तो दिल्ली आए मनोज जी। अब दिल्ली को समझना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि कहीं जाना हो तो भाई कहाँ जाना है, वो सागरपुर जाना है, अच्छा ठीक है भाई, बस नंबर 711, और अब पकड़ लियो 711, अब पकड़ लियो 711, वो कह के चले गए। अब मेरे जैसा आदमी इस तरफ से पकड़ूं कि उस तरफ से पकड़ूं, तो पता चला कि उल्टी साइड से पकड़ ली तो और उल्टी दिशा में चले गए। चलता रहा, शऊर नहीं था, अदब नहीं था बिल्कुल भी कि कैसे खुद को प्रेजेंट करें। खैर जैसे तैसे समय बीता थोड़ा सा, तो मैं एक दिन फिल्म सिटी में ही खड़ा था, ये जो नोएडा में है सेक्टर 16 है फिल्म सिटी, यहाँ खड़ा था। काली शर्ट पहना था, मुझे आज भी याद है, और वो पसीने से उस पर सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ पड़ चुकी थी। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास विकल्प नहीं थे, लेकिन मुझे करना यही था, क्योंकि मैं पढ़ाई के दौरान ये तय कर चुका था कि मुझे ये करना है। और जब मैं दिल्ली में पत्रकारिता के लिए आ रहा था, तभी मैंने अपने जीवन की वो पहली कविता लिखी जिसको मैंने कविता माना, और उस कविता को मैंने अपने जीवन में अपना संविधान माना। तो कविता पे बाद में आते हैं, बताते हैं कि खड़े हुए थे, अचानक से वहाँ पे एक विजिटिंग कार्ड मुझे पड़ा हुआ मिला। मनोज जी पड़े हुए गिर जाते हैं, मैंने उसमें, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ठीक नहीं लगता कि सार्वजनिक की जाए कुछ बातें, लेकिन मैं उस प्रसंग को बता देता हूँ। तो मैंने वो विजिटिंग कार्ड उठाया, उस पर एक नाम लिखा था, इत्तेफाक से मैं पंकज शर्मा हूँ, उसमें भी वो शर्मा करके लिखा हुआ था। तो मनोज जी, खड़ा हुआ एक लड़का परेशान हो गया 6 महीने से, समझ में नहीं आया, तो उसने सोचा कि क्यों ना शर्मा से शर्मा भिड़ाया जाए। बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी वहीं बराबर में खड़े हुए थे, सिगरेट पी रहे थे। मैंने उनको वो कार्ड दिखा के पूछा कि सर आप ये जो ऑफिस का एड्रेस है बता सकते हैं कहाँ पे है? तो उन्होंने मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, बोले कि हाँ ये है पीछे, ये वाला ऑफिस है, और आप यहाँ किससे मिलने जा रहे हैं? मैंने कहा कि सर ये एक मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, शर्मा से शर्मा मिलाया था, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो बोले अच्छा चलो, मैं इसी ऑफिस में काम करता हूँ, मैं तुम्हें एंट्री करवा दूंगा, वरना एंट्री नहीं होगी तुम्हारी। खैर मैं उनके साथ पीछे पीछे चला गया। उन्होंने रिसेप्शन पे बोला कि ये जो नाम था कार्ड पे, उनके रिश्तेदार हैं, इनको उनसे मिलवा देना, और वो चले गए कहीं, मुझे नहीं पता ऑफिस में कहाँ चले गए। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने बड़ा घूर के देखा मुझे, शायद ख़राब टी शर्ट की वजह से, शर्ट की वजह से, जो भी रहा हो। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, मिलवा देंगे। दोपहर से शाम हो गई, जाने का वक्त हो गया, बोली कि अब जाओ, अब कल मिलेंगे। कल आया, अरे तुम आ गए हो, आज तो आए ही नहीं है वो बॉस। वो उनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ था उस कार्ड के नीचे। हाँ, तो मैंने कहा मतलब वाइस प्रेसिडेंट का रिश्तेदार हूँ मैं, तो ये सोच के गया था अंदर। तीसरे दिन जब मैं बैठा था दोबारा, तीसरे दिन, तो वो मुझे वही साहब जो मुझे बाहर मिले, तो मिले, बोले आज क्यों बैठे हुए हो? मैंने कहा कि सर वो मिलवाया नहीं अभी तक, तीसरा दिन हो गया। तो उन्होंने डांटा रिसेप्शनिस्ट को, अरे तुमको मालूम नहीं है ये उनके रिश्तेदार हैं, तो मिलवाओ जाके। और वो चले गए। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे कहा वो लेफ्ट लेके राइट लेके इधर चले जाना, केबिन उनका है। मेरी एक कमी है, मैं हमेशा आज भी मुझसे कोई लेफ्ट राइट पूछे तो मैं पहले सोचता हूँ मैं किस हाथ से खाना खाता हूँ, अच्छा ये मतलब ये राइट है ये लेफ्ट है। तो मैं ऐसे ऐसे करते 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 वहाँ मनोज जी पहुँचा, तो बाहर पियून बैठा हुआ था। उसने कहा किससे मिलना है? मैंने कहा कि वो ये साहब उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा ठीक है जाओ। जैसे ही गेट खोला मेरे तो तोते उड़ गए। तोते इसलिए उड़ गए मनोज जी कि मैं जिस व्यक्ति से
सड़क से ये कह रहा था कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ। जो आदमी मुझे रोज देख रहा था ऑफिस में बैठे हुए, वही चेयर में बैठे। वही वाइस का प्रेसिडेंट थे उसके। उन्होंने मुझे देखते ही बोला, हाँ भाई कैसे रिश्तेदार हो हमारे। अब आंखें भर गई, क्योंकि 6 महीने का संघर्ष और छोले कुलचों पे काटा हुआ जीवन लग रहा था कैसे भी निजात मिले, कैसे भी मुक्ति मिले। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं रिश्तेदार तो नहीं हूं आपका। तो उन्होंने मुझे गुस्से से कहा, तो झूठ क्यों बोला तुमने? झूठ बोल रहे हो अपने जीवन की शुरुआत में ही, तुम अपने करियर की शुरुआत में झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा कि सर मैं झूठ नहीं बोलना चाह रहा था मैं, लेकिन यही नहीं समझ पा रहा था कि अपना बायोडाटा गार्ड के हाथ में देने से लेके एचआर तक कैसे पहुंचाऊं। मेरे पास कोई जरिया नहीं था, मैं अकेला आया हूं सर, संघर्ष कर रहा हूं यहाँ पर। और रही बात सर अगर झूठ की, तो देखिए सर झूठ की ताकत में आज आपके केबिन में खड़ा हूं, वरना मैं गार्ड के जो बाहर जो होता है गेट पे गार्ड का छोटा सा बना हुआ बक्सा, उसके आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था 6 महीने से। मैं देखिए सर झूठ बोला तो आज आपके सामने खड़ा हूं। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, पानी पियोगे? मैंने कहा जी सर। अच्छा बैठो। उन्होंने बिठाया। क्या जानते हो? ये सवाल नए बच्चों जो तैयारी करते हो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सवाल सबसे पहले आता है, क्या जानते हो? तो मेरे पास तो कुछ था नहीं खोने को। एक कहावत सीख के आए थे कि पहाड़ को धागे से खींचना चाहिए, आएगा तो पहाड़, जाएगा तो धागा। मैंने कहा सर सब आता है। तो बोले अच्छा बताओ। पता नहीं कौन से देश की राजधानी पूछी, मुझे नहीं आती थी। दूसरा एक सवाल उन्होंने पूछ लिया राज्यसभा से रिलेटेड कुछ, वो भी नहीं आता था। मैं समझ गया अब खत्म खेल। एक सवाल और पूछा, वो भी नहीं पता था। लेकिन वो होता ना कि अंदर हारना नहीं है। तो बोले यार तुम तो कह रहे हो सब आता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। मैंने कहा सर मुझे ये पता है कि जिस दिन मैं एक टेबल पे बैठूंगा काम करने, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बताएगा कि मुझे इस सवाल का जवाब 5 सेकंड में कैसे खोजना है और कैसे मुझे रिपोर्ट बनानी है। तो बोले तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने अंदर? मैंने कहा जी बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि ठीक है। घंटी बजाई, वही रिसेप्शन पे जो बैठी थी वो आई, उनके साथ कोई और आए। उन्होंने मुझे एक हरे रंग का, आज भी याद है, हरे रंग का ऐसा कार्ड था और उसमें स्टील की चेन थी, उस पर लिखा हुआ था ट्रेनी। बोले 1 महीने के लिए तुम्हारा काम हम देखेंगे, जो होगा उसके बाद सोचा जाएगा। और 1 ही महीने की ट्रेनिंग होती है। मैं आपको मनोज जी सच बताऊं, मैंने उस दिन ये समझ लिया था कि अब मैंने जग जीत लिया। कॉन्फिडेंस था। मुझे मालूम था कि आज मुझे पैर का अंगूठा रखने की जगह मिली है। अब मैं इसके दम पे अपने सर का आसमान तो अपना करके मानूंगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपनी कविता में लिखा था, जो मेरी पहली कविता थी, ट्रेन में आते समय लिखी थी। और वो कविता थी कि एक ख्वाब की राह पकड़कर मीलों मील चला आया हूं, एक ख्वाब की राह पकड़कर मीलों मील चला आया हूं, नहीं थकूंगा नहीं रुकूंगा, अपने घर पर कह आया हूं। इसी ख्वाब के बलबूते पर मैं इतिहास बनाऊंगा, इसी ख्वाब के बलबूते पर मैं इतिहास बनाऊंगा। एक जन्म अगर कम पड़ा तो बार बार फिर आऊंगा, चूमूंगा मंजिल एक दिन, हर रास्ते को समझा आया हूं, एक ख्वाब की राह पकड़कर मीलों मील चला आया। क्या बात है। तो मैं आया बहुत दूर से था और मुझे जाना नहीं था, ये सोच के आया था। क्या बात है, क्या बात। मैंने उस दिन नोएडा में फिल्म सिटी के जो लोग बहुत पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि सेक्टर 15 के पास एक पंजाबी रसोई तब होती थी। मैंने 75 रुपए का खाना खाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब मैं रुकूंगा नहीं। मुझे खुद पे भरोसा था। मनोज जी बहुत मेहनत की। शॉर्ट में करते हैं कहानी को। ये सच है कि मैंने झूठ बोल के अपनी शुरुआत की थी, लेकिन मैंने फिर जीवन में शायद कभी उसको इस्तेमाल झूठ को नहीं किया। बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि एक कोहली जी थे जो अब जिंदा नहीं है, प्रोडक्शन को देखा करते थे, उनसे मैंने जान पहचान कर ली। और उन्होंने कहा कि मुझे जाना होता था जनकपुरी,
तब मेट्रो नहीं थी, तब मेट्रो नहीं थी। तो मुझे बसें, 2 बस बदल के जाना पड़ता था, एक धौला कुआं से आगे की बस पकड़ के डाबड़ी मोड़ कहीं पे उतरते थे और फिर पैदल घर जाते थे। रात हो जाती थी तो बस मिस हो जाती थी। तो कोहली जी ने मुझे, जो यहाँ पे कैमरा वगैरह रखते हैं उसमें एक खूब सारे काले कपड़े होते हैं, आप तो जानते हैं मनोज जी, तो काले कपड़े वगैरह सब होते थे, तो उसी को बिछाते थे हम, अपना ब्रश और कपड़े एक छोटे से बैग में रख के अक्सर रात को वहीं सो जाते थे, जो कि गलत था, अलाउ नहीं था, लेकिन मैं सो जाता था। उन्होंने कहा कि कहाँ जाएगा लड़का रात में, मैं सो जाता था, ब्रश व्रश किया अपना, सुबह को सबके आने से पहले वहीं ब्रश व्रश करके अपना फिट होके बैठ जाता था कि मैं आ गया हूँ जी, काम कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने अपनी करियर की शुरुआत की। और अच्छा, तो वो आपका सबसे पहला चैनल था? पहला चैनल नहीं था, वो मूविंग पिक्चर कंपनी थी, और तब चैनलों से बड़ी इज्जत थी उसकी उस समय। वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते थे उसमें, जैसे ओम पुरी जी के साथ बनाते थे, सोनी एक बायोग्राफी, एक कलाकार की कहानी, जी के साथ बहुत सारे शोज बनाया करते थे। और धीरे धीरे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग काम करते थे, जैसे कि जो कबीर खान साहब हैं, आज इतने बड़े डायरेक्टर हैं, वो वहाँ पर उस कंपनी के बहुत सीनियर कैमरा पर्सन होते थे, डायरेक्टर होते थे। उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ जो इंटरनेशनल बनाई उस समय, डॉक्यूमेंट्रीज, मैं उनका बहुत सारी चीज़ों का गवाह रहा। मेरा जो काम था, जो शुरू हुआ था, वो हुआ था दूरदर्शन के लिए सुबह सवेरे। सुबह सवेरे? आज के बच्चे शायद ना जानते हो, शायद मनोज जी आपने कभी सुना होगा, वो जो एक धुन बजती थी सुबह सुबह, सुबह सवेरे, तो बस उसमें सुबह सवेरे में आपका क्या रोल था? उसमें मुझे रिपोर्ट लिखने का काम मिला। जैसे कि मुझे आज भी याद है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज के दौर में, श्री निखिल दुबे जी, मैं उनके साथ गया था पहली बार, पहले ही दिन। हाँ, वो रिपोर्टर थे, आज तो वो बहुत बड़े नाम हैं, बहुत सारी चैनलों में काम करते हैं, आप सुन रहे हो तो सर प्रणाम आपको। वो मुझे लेके गए, तो मुझे आज भी याद है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक कंबोडिया या थाईलैंड किसी की रामायण का वो इंडोनेशिया की रामायण का मंचन हो रहा था। रामायण का मंचन? हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या लिखोगे इस पे, तो मैं सर कोशिश करता हूँ, तब टाइपिंग नहीं आती थी मुझे। बोले लिखो। श्रद्धेय दुबे जी हैं, मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं, कल ही उन्होंने कमेंट भी किया, वो सबकी रिपोर्ट को टाइप करते थे और बहुत सीनियर आदमी थे, तो उनसे डर भी लगता था उस समय। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा, लिख लाओ, हम टाइप कर देंगे। तो मैंने कागज पे लिखा? हाँ, जो लिखा जब मैंने, तो निखिल सर ने देखा उसको, बोले कि लंबे जाओगे। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ और देखी करते हुए कि उसमें अंदर जब रामायण चल रही थी, उसको ख़त्म होता है तो वो लोग शायद गिफ्ट देते हैं सबको, मुझे भी दिया। तो मैंने वो ये कहते हुए लौटा दिया कि नहीं, ये मैं अपना काम कर रहा था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे देखा, तब भी उन्होंने कहा था कि तुम लंबी रेस के घोड़े हो। मुझे आज भी याद है, सर आप अगर सुन रहे हो तो आपको भी याद होगा, जब आप मुझे आज तक में बहुत साल बाद मिले थे तो आपने कहा था कि क्यों, कहा था ना, मुलाकात हुई थी। सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूरदर्शन के बाद ये बहुत सारे मैंने स्लोगन्स लिखे, जो आज भी दीवारों पे आप कई सारे पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी, जैसे मैंने इफ़को के लिए बहुत कुछ लिखा, जिसमें कुछ एक स्लोगन्स जो आज सड़क पे आप कई सारे लोग सुनते हैं, उन्होंने कई सारे मेरे ही लिखे हुए हैं। फिर जब मैंने 4 साल के बाद, 3.5-4 साल के बाद वो छोड़ा, तो मैं आया इंडिया टीवी। वो एक लंबी कहानी है, तो वहाँ पर कैसे आया वो बहुत लंबी कहानी है, कभी लिखूंगा अपनी किताब में। लेकिन एक वाकया है जो बच्चों को ज़रूर सुनना चाहिए। मैंने बताया कि दुबे जी हमारे टाइप किया करते थे, तो हम लोग टाइप नहीं जानते थे, टाइपिंग कैसे होती है हमें नहीं पता था। हम कागज़ पे स्क्रिप्ट लिखते थे, उनको दे देते थे और वो टाइप कर दिया करते थे। जब मैं पहुंचा तो श्री सुधीर चौधरी जी, जो आज तक में ही है, अब मैं उनसे मिलता रहता हूँ वहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि टाइप आता है, नौकरी करने जा रहे हैं, सवाल है टाइप आता है। मैंने कहा था ना, मैंने सीखा था कि ना नहीं कहूँगा, ना नहीं कहना। मैंने कहा हाँ सर आता है। तो उन्होंने मुझे एक कुछ पेपर दिया, बोले जाओ इसको टाइप कर दो फटाफट। मैं सर बहुत स्लो है अभी टाइपिंग, आता है बट स्लो है।
तो उन्होंने कहा अच्छा कितने दिन में ठीक कर लोगे? मैं अब 6-7 दिन में सर, 6-7 दिन। 6-7 दिन। बोले कि अच्छा ठीक है, अब 7 दिन बाद बात होगी। मैं क्या करता, तो एक बड़े भाई साहब हैं श्री विकास गुप्ता जी, आप भी अगर सुन रहे हो तो आज सबके नाम ले रहा हूँ जीवन में पहली बार यहाँ पर मनोज जी के सामने। तो उनके पास एक लैपटॉप था, तो मैंने उनसे कहा कि भैया टाइप कैसे क्या हो, तो उन्होंने मुझे कागज़ पे बना के दे दिया कि इसको दबा के ये होता है, इसको दबा के ये होता है। फिर मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैंने मेज पे वो सारी चीज़ें मनोज जी बना ली। तो जब वो सुबह 7 बजे जॉब पे चले जाते थे, तो उनके जाने से पहले जब तक वो तैयार होते थे मैं उस पर प्रैक्टिस करता था। बाकी अपनी मेज पे रात में आके ऐसे ऐसे कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया। तो इसकी जो प्रैक्टिस थी ये लैपटॉप पे पता चल जाती थी कि मैंने ये जो आंख बंद करके ऐसे शुरू किया है, तो लैपटॉप पे जब उनके करता था पता चलता हाँ मेरी स्पीड ठीक हो रही है। 7वें दिन मैंने प्रॉपर एक टाइपिस्ट की तरह रिपोर्ट टाइप करके दी। क्या बात है। और उन्होंने मेरी पीठ ठोकी और कहा कि मुझे मालूम है तुम वहाँ से आए हो, सुबह सवेरे करते थे, मुझे मालूम वहाँ पे कोई टाइप नहीं जानता है, मैंने तुमसे सवाल जानबूझ के पूछा था। अच्छा। तो आज भी सर मेरे मिले थे एक दिन, मैंने उनको बताई थी तो उनको कुछ कुछ याद आया। बोले अच्छा तुम वही लड़के हो। खैर दुनिया बहुत बदल गई मनोज जी। मैंने अभी क्या बोला है कि कभी भी मैंने ये सीखा कि ना नहीं कहूँगा। लेकिन बच्चों एक चीज़, या मेरे दोस्त या जो भी है, एक चीज़ और जीवन में मैं सीखा, मैंने इतने साल के तजुर्बे से, 23-24 साल के तजुर्बे से मनोज जी, वो ये है हाँ कहने से ज़्यादा ना कहने की कला सीखनी चाहिए। क्या बात है। क्योंकि जीवन में हमेशा हाँ कहोगे तो एक दिन पछतावा होगा। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको ना कहना आना चाहिए। अगर आप उस जगह ना कहने से चूक गए तो जीवन भर अपने हाँ पे पश्चाताप करें। क्या बात है, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है। सुबह सवेरे से आपका सवेरा हो गया जीवन में, और आप तो कह रहे बरेली का झुमका, आपने बोला था बरेली का झुमका, ये काव्य क्षेत्र में कैसे गिर गया? कविता के क्षेत्र में झुमका कैसे गिरा? काव्य क्षेत्र में झुमका गिरना क्या जोड़ा है आपने मनोज जी, काव्य क्षेत्र में झुमका। मैं कहानी तो लंबी है मेरी सारी, शॉर्ट में समझाता हूँ, बता देता हूँ कि मेरी माँ, मैंने जीवन में उनको फॉलो किया और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। वो जहाँ भी हों आज, वो मुझे देखें, उनका आशीर्वाद आज भी है मेरे ऊपर 100%। और मैंने वो चीज़ महसूस की है कई बार कि जब अब मैं भगवान से ज़्यादा परेशान होता हूँ तो अपनी माँ को याद करता हूँ। पिछले साल वो चली गई। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस दुनिया में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ का अपने जीवन में एक बड़ा महत्व होता है। हाँ, तो मतलब मेरे लिए बहुत भावुक करने वाली चीज़ होती है वो, क्योंकि लगा नहीं था कभी कि वो वक्त सोचा ही नहीं था कभी कि कभी उनके बिना जीना पड़ेगा। तो जब मैं बहुत छोटा था मनोज जी, तो जब हम 4 भाई हैं, तो वो जब सो जाते थे तो मेरी माँ मुझे तब हम लोग चूल्हे पर रोटी बनती थी, शाहजहाँपुर में एक जगह पड़ती थी फरीदपुर, वहाँ रहते थे। तो वो मुझे, जब नहीं होती है माएँ, जब चूल्हा समेट रही होती हैं, तो वो अपना मुझे पहाड़े गिनती ये सब नीचे लिख लिख के सिखाती रहती थी और मैं वो करता रहता था, गुणा भाग, और सो जाता था। लेकिन मैं उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। तो स्कूल में सब बच्चे कुछ कुछ सुनाते थे, तो मैंने कहा कि एक दिन हम भी सुनाएंगे। जब कविता की ही बात चल रही है तो मेरी अपनी जिज्ञासा है, और मेरे दर्शकों के लिए भी आप अपना वो एक गीत सुनाइए कि मुझसे मिलने आओगी क्या। ठीक है, मैं आपके सामने उस गीत को रखता हूँ। वह दरअसल मनोज जी 3 अवस्थाओं का गीत है, या आप समझ लीजिए कि जीवन के 3 चरण। और इस गीत की प्रेरणा मुझे मिली थी उस समय जब अटल जी एक निश्चित अवस्था में थे। तो मुझे मेरे मन में आया कि इतना विचारशील व्यक्तित्व, इतना विद्वान, शांत कैसे लेटा होगा, कुछ तो मन में चलता होगा। बोल नहीं पाते होंगे तो बुदबुदाते होंगे, सामने कोई बैठा होगा उसको समझ में नहीं आता होगा कि क्या कर रहा है। ऐसे हमारे सबके घरों में लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग। ये विषय मेरे मन में वहां से आया
तब मैंने ये गीत लिखा और मैं आप सबके सामने उस गीत को रखता हूँ। जब मैं तन्हा हो जाऊंगा, गुमनामी में खो जाऊंगा, दुनिया के बंधन टूटेंगे जब मेरे मुझसे रूठेंगे, तब मेरे दीवान से चुनकर कोई नज्म सुनाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। है होठों पर गीत अभी तो, है होठों पर गीत अभी तो, जीवन में संगीत अभी तो, मैं गीतों का राजकुंवर भी, है बहू तेरे मीत अभी तो, लेकिन जब मिट जाएगा सब, अपना हाथ बढ़ाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। अब वो अवस्था जिसका मैंने आपसे उल्लेख किया, एक दिन ये मधुमास न होगा, एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा, मैं सोया हूँ या जागा हूँ, दुनिया को एहसास न होगा, मौन तुम्हें मैं याद करूँगा, तुम बन कर संवाद करूँगा, जब अंतिम बेला होगी तब तुमसे एक फरियाद करूँगा, तब मेरे संदेशे पाकर रुखसत करने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। आपका एक गीत मुझे बेहद पसंद है, मैं तुम्हारा ही था। उसमें मैंने प्रेम के 3 भाव लिए, जो प्रेम के 3 सबसे बड़े रूप हमारी संस्कृति में माने जाते हैं, हमारे परिवारों में माने जाते हैं, मैंने उनको महसूस करते हुए, उनको अनुभव करते हुए मैंने फिर वो एक 3 लाइन का गीत है जो आपने मुझे बोला है, सिर्फ 3 लाइन का गीत है, मैं वो आपके सामने रखता हूं। मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूं, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा, मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा, फिर नया रंग है, फिर नया रूप है, मैं वही कृष्ण हूँ, तुम वही राधिका, मैं तुम्हारा ही था, मैं तुम्हारा ही हूँ, हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा, फिर नया रंग है, फिर नया रूप है, मैं वही कृष्ण हूँ, तुम वही राधिका। गर तुम्हें याद है
मैं मिला था तुम्हें। अब प्रेम का दूसरा रूप देखिए। गर तुम्हें याद है मैं मिला था तुम्हें रास के रंग में और बनवास में। गर तुम्हें याद है मैं मिला था तुम्हें रास के रंग में और बनवास में। तुमने तज कर महल प्रेम पत्थर चुने। मैं वही राम हूँ जिसकी तुम साधिका। मैं तुम्हारा ही था मैं तुम्हारा ही हूँ हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। फिर नया रंग है फिर नया रूप है। मैं वही कृष्ण हूँ तुम वही राधिका। और तीसरा रूप, तुमने मांगा मुझे कितने उपवासों में। तुमने मांगा मुझे कितने उपवासों में। क्रोध अपमान आंसू न क्या क्या सहा। तुमने मांगा मुझे कितने उपवासों में। क्रोध अपमान आंसू न क्या क्या सहा। तुम वही हो उमा मैं दिगंबर वही। तेरा शिव मैं ही हूँ अंत का आदि का। मैं तुम्हारा ही था मैं तुम्हारा ही हूँ हर जन्म में तुम्हारा रहूंगा सदा। फिर नया रंग है फिर नया रूप है। मैं वही कृष्ण हूँ तुम वही राधिका। बहुत खूब मजा आ गया। और किसी ने बहुत खूब लिखा है कि बात ऐसी करो कि तुम सुहानी लगो और शक्ल ऐसी रखो कि तुम पहचानी लगो। और प्यार भी तुम करो तो ऐसा करो कि कृष्ण में और तुम राधा रानी लगो। क्या बात है क्या बात है। तो मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि पंकज शर्मा जी जो आज हमारे बीच हैं वो आज तक पर आने वाला कार्टून शो सोरी के नाम से उसके मुख्य भूमिका में रहते हैं, उसके राइटर हैं। राइटर के साथ अब तो एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि जो बहुत कम लोगों को पता है मनोज जी, उसमें जो मोदी जी की आवाज होती है वो मेरी होती है। क्या बात है। और बनारस वालों। मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में हमारे देश में आए थे। जब वो अमेरिका पहुंचे तो व्हाइट हाउस से जो प्रेस रिलीज होता है उसमें पंकज जी के सो सोरी का विशेष तौर पर जिक्र किया उन्होंने। वो मनोज जी, हाँ, वो बड़ा गौरव की बात थी मेरे लिए कि एक तो हमारे राजकीय मेहमान थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, और हमने उस समय एक सोसवारी बनाया था। हमारे साथी हैं मोहम्मद अनस जुबैर, तो हम दोनों ने बैठ के बनाया था और हम दोनों ने उसमें गाया भी था। पंकज जी, मैं मेरी नई किताब जो मैंने लिखी मैं आपको आज भेंट करना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 मनोज जी, प्रयत्न एक काव्य यात्रा, चूंकि मनोज जी की किताब है तो निश्चित तौर पे पूरी पढ़ूंगा अभी, और मुझे मालूम है कि इसका हर पन्ना जो होगा वो उपयोगी होगा। मनोज जी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी पुस्तक भेंट की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंकज शर्मा जी, जिनके गीतों से आज आनंद आ गया, मजा आ गया। इनके सो सोरी के हम तो बड़े फैन हैं। तो ए भाई देखते रहो आज भी और आगे भी। तो अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।